नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल और मस्त होगा। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, हर जगह यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि वीडियो पर जितने भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। वीडियो को कई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि कई लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं? तो जो प्लेटलेट्स हैं ये बनते हैं बोन मैरो में। ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्वेन हमिंगबर्ड पक्षी के अंडे का वजन कितना होता है? तो लगभग 0.365 ग्राम। बी ऑप्शन एकदम सही है। हमिंगबर्ड जो कि सबसे छोटा पक्षी माना गया है। अगर सबसे बड़े पक्षी के अंडे की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कछुआ क्या खाना पसंद करता है? तो शाकाहारी और सर्वाहारी कछुआ दोनों चीज़ों को खाना पसंद करता है। बात आई है कछुआ की, तो कछुए की जो नई प्रजाति अभी हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई थी उसका नाम ओलिव रिडले है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियरिंग जिसने 1866 में डायनामाइट की खोज की थी वो थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने 1866 में डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं की वजह से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, जो कि 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। 1901 से लगातार नोबेल प्रतिवर्ष मिलता है, याद रखिएगा। ऐसे विटामिन जो तेल या चर्बी में घुल जाते हैं और लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो ये विटामिन हैं जो लंबे समय शरीर तक में बने रहते हैं, तेल या चर्बी में घुल जाते हैं, ये जो है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तथा बिल्कुल भी राख नहीं बचती? तो अगर 763 डिग्री सेल्सियस पर जला देंगे हीरे को अगर आप जला देंगे तो राख भी नहीं बचती, सीधे कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप होता है, सबसे कठोर धातु भी इसी को माना गया है। डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। एक ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है, धीमा कर देता है। सर्जरी और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान इन्फेक्शन को जोखिम को कम करने के लिए अक्सर अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सेटिंग में उनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? ये एक एंटीसेप्टिक होती है, याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक भी कह सकते हैं, कहीं कहीं आप इसको पायरेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ज़्यादा जो सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा पायरेटिक्स। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक वैज्ञानिक उपकरण है पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। तो ये जो स्कोप है ये पेरिस्कोप है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है जलीय की, तो बता दें कि जल के नीचे के चीज़ को देखने के लिए हम सोनार का भी प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है अम्ल वर्षा की, तो अम्ल वर्षा सबसे पहले 1972 में स्वीडन में हुई थी, आप याद रखिएगा। अम्ल वर्षा को एसिड रेन भी कहते हैं। इसे जो है हम दीवालों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है, स्टोन लेप्रोसी भी कहते हैं। आगरा का ताजमहल इसी से इस समय ग्रसित चल रहा है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग को क्या कहा जाता है? तो जो मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग है इसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अध्यापक प्रशिक्षण की एक लघु प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण पद्धतियों को परिस्थितियों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट कौशल का अभ्यास किया जाता है। कक्षा का आकार, शिक्षण का कालांश तथा प्रकरण का लघु रूप होता है। ये जो सारी प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं सूक्ष्म शिक्षण की हैं। सी ऑप्शन एकदम सही है। माइक्रो टीचिंग जिसका जो टाइम होता है वो 36 मिनट भारत में निर्धारित किया गया है। बात आई है माइक्रो टीचिंग की, तो बता दें कि विश्व में ड्वाइट एलन और ब्रूस इसके जनक माने जाते हैं, लेकिन भारत में अगर सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात की जाए तो डी तिवारी का नाम याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में स्थित है। बात आई उड़ीसा की तो बता दें उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वह नवीन पटनायक हैं, जिन्हें अभी पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखिएगा उड़ीसा में ही था व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है? तो सोन चिड़िया के लिए जो मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है वो है करेरा अभ्यारण्य, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है अभ्यारण्यों की तो बता दें कि मध्य प्रदेश में अकेले 10 अभ्यारण्य हैं, सबसे टॉप पर मध्य प्रदेश ही बना हुआ है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। धान में झुलसा या ब्लास्ट रोग के लक्षण क्या हैं? तो पत्तियों पर लगभग 1 मिलीमीटर से चौड़े नाव आकार के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इनके बीच का भाग राख के रंग का होता है। बालियों के नीचे डंठल पर भूरा काला धब्बा दिखाई देता है। यानी कि सभी ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है ये धान या झलसा ब्लास्ट रोग के ही लक्षण हैं। और धान के खेत से मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है, CH4 याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPB के अनुसार भारत एक दिन में कितना प्लास्टिक कचरा असंग्रहित कर रहा है? तो लगभग 10,000 टन भारत जो है प्लास्टिक कचरा असंग्रहित कर रहा है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये हम प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोरोना वायरस से जुड़ी सबसे विश्वसनीय जानकारी कहाँ से हासिल की जा सकती है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसके प्रेसिडेंट टेड्रोस एवेरियस अदानू हैं, इनके द्वारा ही हम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितना भी कार्य कर रही है वो इन्हीं के आगोश में कर रही है, इन्हीं की सक्रियता से कर रही है। और कोरोना वायरस जो कि पूरे विश्व में इस समय एक महामारी के रूप में उभरी है, इसके बचाव जो है वो मास्क और 2 कदम की दूरी और टीका जरूर लगवाइए। वैक्सीनेशन जो कि भारत में चल रहा है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, विभिन्न प्रकार की वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। आप भी इस वैक्सीनेशन में भाग लें, अपने और अपने परिवार को जिम्मेदारी के साथ सुरक्षित करें। दोस्त, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश कौन से साम्राज्य जाते हैं? तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर अधिकांश जो साम्राज्य था वो मराठा साम्राज्य जाता है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रबी की फसल में वे फसलें आते हैं जिन्हें हम सर्दियों में बो लेते हैं और बसंत में काट लेते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कथकली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? तो जो कथकली है ये साहित्यिक रूप को हम आटकथा कहते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कथकली कहाँ का नृत्य है, कमेंट में लिखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 2019 में सालोमर्दा थिमक्का को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से क्या पसीना निकालने या लाने की क्रिया या भाव है जो रसायन शास्त्र में किसी चीज पर की जाने वाली वह प्रक्रिया जिससे वह चीज हवा की नमी के कारण पसीजने या गलने लगती है? तो उसको कहते हैं प्रशोधन, ए ऑप्शन एकदम सही है। प्रस्वेदन कहा जाता है इस क्रिया को, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं। इस भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधे पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं, इसलिए इन पौधों को क्या कहा जाता है? तो पहले पर जो पौधे, हरे पौधे को आप क्या कहते हैं? सीधे सीधे उत्पादक कहते हैं। ये प्रोड्यूसर होते हैं जो कि भोजन का निर्माण करते हैं, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस तरीके से आप किसी बच्चे को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ सकते हैं और रुचि ला सकते हैं? तो बात आई है पर्यावरण अध्ययन से जोड़ने की, तो हम उसे जो जोड़ सकते हैं वे अलग अलग तथ्यों को उसके वास्तविक जिंदगी से या जीवन से जोड़कर जब हम उन्हें पढ़ाएंगे तो वो जल्दी से उन पाठों को सीख लेगा। और हमारा NCF भी यही कहता है कि उन चीज़ों को उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़िए जो घरेलू हो, रिलेटेड करता हो और करके सीखने पर बल देता हो, खोज अन्वेषण को अधिक प्रतिपादित करता हो, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या उचित नहीं है? तो पर्यावरण जो शिक्षण है ये अवधारणाओं के ज्ञान पर महत्व
नहीं देता। याद रखिएगा, अवधारणाएं मतलब कॉन्सेप्ट को रटने की बात कर रहा है, ये परिभाषाओं की पर बात कर रहा है, जो कि हमारा एनसीएफ इसके खिलाफ है, रटने की बात नहीं करता। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि बच्चे खुद भी अपना आकलन करें, जिससे हम लोग स्व आकलन बोलते हैं। स्व आकलन निम्नलिखित में से किस आकलन से संबंधित है? तो जो स्व आकलन है यह सीखने के समान आकलन से संबंधित है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अपने अंतिम और अगले प्रश्न की। अगर आप एक विद्यालय में कक्षा 5 वर्ग के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं और कक्ष में आप एक रचनात्मक माहौल बनाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपके लिए उचित नहीं होगा? उचित नहीं होगा की बात आई है तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को याद करने पर बल देना, ये उचित नहीं है। ए ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि यह रटने को प्रोत्साहित कर रहा है और हमारा जो एनसीएफ है वो रटने पर बल नहीं देता, बल्कि करके सीखने पर, खोजने पर, अन्वेषण को, ह्यूरिस्टिक पर बल देता है। इसलिए ए ऑप्शन एकदम सही है। ये थे आज के लगभग 35 क्वेश्चन जो कि ईवीएस से थे। दोस्त आपको कैसे लगे कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।